अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। ताज़ा तरीन खबर आपसे शेयर करें कि फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील कर दिए गए हैं। यूसुफ खान 6 माह के अंदर तब्दील हो चुके हैं। 3 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये छठे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जिनको तब्दील किया गया है। येट अनदर चेंज हम देख रहे हैं। 6 माह के अंदर 3 साल में छठे सेक्रेटरी फाइनेंस हैं जिनको तब्दील कर दिया है। यूसुफ खान जो डॉक्टर वकार मसूद साहब के लाइवे सेक्रेटरी फाइनेंस थे, ही हैज़ बीन शोन द डोर और उनकी जगह नोटिफाई किया गया है हामिद याकूब शेख साहब को। सेक्रेटरी प्लानिंग थे हामिद याकूब शेख साहब। हमारे जो सोर्सेज हैं, ज़राए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वो खैर मकदम कर रहे हैं इस फैसले का। वो कह रहे हैं कि हामिद याकूब शेख डेवलपमेंट का बैकग्राउंड रखते हैं, डोनर्स के साथ काम कर चुके हैं और बेहतर सेक्रेटरी फाइनेंस जो हैं वो साबित होंगे। लेकिन ये जहन में रखिए, पिछले 3 सालों में इस हुकूमत के टेन्योर में 3 फाइनेंस मिनिस्टर्स तब्दील हो चुके हैं, 5 चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तब्दील हो चुके हैं। इन्हीं 3 सालों के अंदर 6 चेयरमैन FBR तब्दील हो चुके हैं और इसी के साथ साथ स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन एनर्जी भी 6 तब्दील हो चुके हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 3 foreign ministers being changed, 5 chairman board of investments, 6 chairman FBR, 4 special assistant to the prime minister on energy and now the 6th सेक्रेटरी फाइनेंस। नाजरीन, मुल्की मुईशत हचकोले खा रही है और वजीर आजम इमरान खान जिस वक्त हुकूमती वज़रा को अपोजिशन की करप्शन सामने लाने का हुक्म दे रहे थे, एंड उसी वक्त आज भी हमने देखा कि असातिज़ा, ताजिर और डॉक्टर्स डी चौक में महंगाई और तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। देयर इज अ सर्टन अनसर्टनिटी ऑल ओवर द कंट्री, जबकि अपोजिशन महंगाई में इजाफे, रुपए की कदर में कमी, तमाम बीमारियों की जड़ वजीर आजम पाकिस्तान को करार दे रही है। मुतालबा कर रही है कि वजीर आजम को जाना होगा, गवर्नर स्टेट बैंक और मुशीर खजाना को भी हिसाब देना होगा। महंगाई से आपकी जान छूटने का एक ही जरिया है कि इमरान खान से आपकी जान जो है वो छूट जाए। मुल्क में महंगाई से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है? जब अवाम तकलीफ में होंगे, अवाम मुश्किल में होंगे, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सतह पर होगी, जब हुकूमत दिफाई खराजात भी कर्जे लेकर बर्दाश्त करेगी, जब हुकूमत अपनी तनख्वाह भी कर्जे लेकर बर्दाश्त करेगी, तो फिर इसके अलावा कौन सी नेशनल सिक्योरिटी होती है? ये स्टेट बैंक के गवर्नर को जवाब देना पड़ेगा, ये वज़ीर ख़ज़ाना को जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये फैसला क्यों कर किया और इस फैसले का फ़ायदा और नुकसान किसको हुआ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने तनकीद करते हुए कहा कि महंगाई में हमारा 3रा नंबर है पूरी दुनिया में, यानी कि मुल्की मसाइल का हल झूठ बोलने और 18-18 तर्जुमानों में नहीं बल्कि मुश्किल फैसलों में है। कल शाम तक इस मुल्क में 18 स्पोक्स पर्सन इस हुकूमत ने रखे हुए थे, शायद उससे भी ज्यादा हो। कल शाम तक 18 थे। हुकूमत से पैसे लेते हैं, मकसद सिर्फ ये है कि अपोजिशन को गाली निकालो और झूठ बोलो। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे। पाकिस्तान के मसाइल इस मुल्क के लिए कोशिश करके, अवाम की तकलीफ को समझ कर, मुश्किल फैसले करके आपने हल करने हैं। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है आज 3रे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। अर्जेंटीना पहले नंबर पर है, तुर्की दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान 3रे नंबर पर है। इस हमारे इलाके में कोई मुल्क भी पाकिस्तान के करीब भी नहीं पहुंचता और जिस तरह इमरान खान जा रहा है, आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पहले नंबर पर होगा। शाहिद खकान अब्बासी के इल्जामात का जवाब देते हुए फवाद चौधरी वजीर इत्तलाफ ने महंगाई और कर्जों में इजाफे की वजह भी अपोजिशन को ही ठहरा दिया। शाहिद खकान अब्बासी साहब का जो महंगाई के ऊपर इस वक्त एक वर्द है या जो वो गुफ्तगू करते हैं, उससे इसलिए उनका क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो जिस दिन आज इन्हीं के करतूतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई है। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी और शाहिद खकान अब्बासी साहब अपनी दौर में पॉलिसीज़ बेहतर रखते और आज हमारी डिपेंडेंस ना होती अपनी इतनी ज़्यादा बाहर के ऊपर, तो हमारी महंगाई में हालात ये ना होते। आप सिंपल बात है, आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, आपकी दरामदात ज़्यादा हैं, आपका डॉलर ऊपर जा रहा है। शाहिद खकान अब्बासी साहब ने जब मिनिस्ट्री संभाली थी अपनी गैस की, 1 रुपये का उसके ऊपर कर्जा नहीं था। जिस दिन ये छोड़ के गए 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के चले गए। साबिक वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की आलमी कीमतों में कमी को अवाम तक रिलीफ की सूरत ना पहुंचने पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फायदा बैंकों को पहुंचाया जाता है। पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है
हुकूमत कहती है जी आलमी मंडी में बढ़ गई है जी, हमारी चलें आलमी मंडी में बढ़ गई है। आपने तो 660 अरब का टैक्स रखा हुआ पेट्रोल के ऊपर। परसों ओगरा ने कहा जी कीमत कम करें, आलमी मंडी में कम हो गई है। हुकूमत ने कोई पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं की, एक पैसे की कमी नहीं की। जो जहां अवाम को रिलीफ मिल सकती है रिलीफ नहीं दी जाती, जहां बैंकों को फायदा देना हो करप्शन करके अवाम पर बोझ डालना हो, वहां फैसले करने में देर नहीं होती। यही नहीं, शाहिद खान अब्बासी ने कोरोना फंड्स में खुर्द बुर्द पर हुकूमत को चेयरमैन नैब दोनों को भी आड़े हाथों लिया। आज मुल्क का निजाम चोरों के हाथ में है। चोर कहते हैं जी 43 अरब चोरी हुई, हम रिजेक्ट करते हैं जी, वो तुम्हारा मसला है, हमें कोई परवाह नहीं है, हम रिजेक्ट करते हैं तुम्हारी रिपोर्ट को। रिपोर्ट बनाने वाला कौन है? एक आईनी इदारा। यानी ये हुकूमत आइन की परवाह नहीं है, आइन को रिजेक्ट करते हैं, आइन की भी हमें परवाह नहीं है। एक और इदारा भी मुल्क में नैब खामोश 43 अरब लिख रहा है। ये तो एक मिसाल है, जो कोविड के अंदर हुआ वो तो लंबी कहानी है। ये 100 अरब के मामला तो सिर्फ इस हफ्ते में इस हुकूमत की चोरी के आए हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को नजर नहीं आती। छठे फाइनेंस सेक्रेटरी अभी तब्दील हो गए हैं। महंगाई में इजाफा हो रहा है, हुकूमत एक नए मनी बजट की तरफ कदम बढ़ा रही है, जिसके बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा, सब्सिडीज खत्म होंगी, नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। नाजरीन, IMF और सऊदी अरब की जानिब से मुतवक्किल इमदादी पैकेजेस के बावजूद सरमायाकार पाकिस्तानी मुईशत पर एतबार करने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 53% कमी देखी गई है। सिर्फ नवंबर के महीने में डॉलर 5 रुपए महंगा हो चुका है और आज स्टॉक एक्सचेंज में हकीकी मायनों में ब्लड बाथ देखा गया है, यानी कि मार्केट 2100 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गई। इस हुकूमत के दौरान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन मंदी का शिकार रही है। 24 मार्च 2020 को स्टॉक मार्केट 2103 पॉइंट्स गिरी। इससे कबल 18 मार्च को 2201 पॉइंट्स और 16 मार्च 2020 को स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन गिरावट यानी कि 2376 पॉइंट्स तक गिर गई थी। जबकि मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में बदतरीन दिन 11 जुलाई 2017 था, जब मार्केट 2153 पॉइंट्स तक गिर गई थी। गुज़िश्ता माह के मुकाबले में भी कमी वाक़ई हुई। 2 नवंबर को KSE 100 इंडेक्स 47,711 था कि जो आज 43,234 पॉइंट्स पर रहा है, यानी कि नाज़रीन वी आर टॉकिंग अबाउट 4000 पॉइंट्स की कमी। हम आज के दिन ही हमसाया ममालिक के स्टॉक एक्सचेंजेस का एक कंपैरिजन, एक तकाबुल पाकिस्तान मार्केट से एक मुवाजना कर लेते हैं। आज बंबई स्टॉक एक्सचेंज में 776 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान BSE इंडेक्स में 11% बेहतरी देखने में आई है और इसी तरह 52,000 पॉइंट से बढ़कर ये 58,000 पॉइंट्स तक पहुंची। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का निफ्टी 50 इंडेक्स 234 पॉइंट्स बढ़ा। गुज़िश्ता 6 माह में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 11% अच्छा परफॉर्म किया। और इसी तरह अगर आप बांग्लादेश की तरफ रुख करें तो बांग्लादेश का मॉडल देखिए तो आज ढाका स्टॉक एक्सचेंज 99 पॉइंट्स इजाफे के साथ 6,936 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़िश्ता माह के दौरान 1,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इसी तरह हैव अ लुक एट श्रीलंका। श्रीलंका की कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 6 माह कबल 3,000 पॉइंट्स पर थी, जो अब एज वी स्पीक 3,939 यानी कि 1,000 पॉइंट्स बेहतर परफॉर्म कर रही है। अगर तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस को देखा जाए तो वो गुज़िश्ता 6 माह के दौरान बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, मगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स 6 माह कबल यानी 2 जून को 48,211 था कि जो अब तकरीबन 5,000 पॉइंट्स कम हो चुका है। ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था और अब तो स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है और सऊदी अरब से भी डील हो गई है। इस हवाले से बात करेंगे। एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। हकीम करीम डैडी साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, शहबाज राना साहब। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि इंतजामी मामला जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, जनरल इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं 3% से ज़्यादा है, कोर इन्फ्लेशन 1.1% है, यानी कि आपके वो बड़े बड़े फैसले, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले जिनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। 2/3 हिस्सा इन एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस का है, जिसके अंदर फ्यूल हो गया, आपके पेट्रोल हो गया, एनर्जी हो गई, आपकी ये सारा पास ऑन जो हो रहा है, हाइकिंग टैक्सेस, करेंसी डिवैल्यूएशन, कितना बड़ा हिस्सा? 2/3 हिस्सा ये इस महंगाई का। कोर इन्फ्लेशन जो इस दफ़ा बढ़कर होगी वो 7.6% शहरों में और देहातों में 8.2% होगी। देयर इज़ अ मैसिव इंक्रीज इन कोर इन्फ्लेशन।
और इसके साथ जो आप 3% की आप बात करें ना मंथली के ऊपर, ये पाकिस्तान की 13 साल तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक महीने के अंदर जो महंगाई की शरह में इजाफा हो वो 3% हुआ है। हुकूमत इसके बारे में इसलिए बात नहीं करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस के कि हुकूमत के अपने फैसले हैं। इस दफ़ा आपको पता है हम यकम को रिलीफ मिलना थी पेट्रोलियम प्राइसेस में, 4 पे पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी, तकरीबन 2.5 रुपये उन्होंने GST का रेट बढ़ा दिया 2.5%। तो इस तरह के फैसलों से तो फिर जब इसका इम्पैक्ट आएगा वो महंगाई पे आता है, फिर हुकूमत कहती है हमारी वजह से नहीं होता। आप 3-4 चीज़ें नोट कर लें पिछले जो काफ़ी माह से हो रही हैं। जो रुपए की कदर में कमी हो रही है वो लग रहा है कि अब डेलिब्रेट है, ये मार्केट डिटरमिनेंट नहीं है। क्यों डिलिब्रेट क्यों लग रही है आपको? क्योंकि ये IMF की शर्त है कि आप जो मार्केट के मुकाबले उसकी जो आपकी रुपए की कदर है वो मार्केट में उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, तो लेट इट गो। तो ये अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता वो जा रहा है टूवर्ड्स अ डेंजरस मार्क। 176 के ऊपर आज बंद हुआ है और कोई सेंट्रल बैंक बीफ अप करने को पोजीशन नहीं है अभी, इस वक्त जानबूझ के नहीं कर रहा, इस वक्त नहीं कर सकता ना, क्योंकि IMF कुछ प्रायर कंडीशंस हैं, 12 जनवरी तक आपने मीट करनी है। तो अगर इस वक्त करेंगे, पहले तो उन्होंने किया जो मैंने खबर भी की थी कि $2 अरब। जी बिल्कुल, मगर अब जानबूझ के नहीं करेगा। अच्छा, बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, $3.44 ये ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके हैं फरवरी 2021 से लेके अब तक। ये उसके अलावा है जो क्वार्टरली फ्यूल एडजस्टमेंट्स में आपके ऊपर बोझ आता है, और जो मंथली जैसे अभी $4.75 की बात हो रही है, एक महीने में जो टैरिफ के इंक्रीज आपका आएगा $4.75 फी यूनिट की बात हो रही है। नेपरा के पास डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये हुकूमती फैसले हैं जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। रुपए की जो कदर में कमी हो रही है, अगेन स्टेट बैंक का फैसला है, हुकूमत का फैसला है। हुकूमत का डायरेक्टली तो नहीं होता, इम्प्लिसिट होता है, बेसिकली तो स्टेट बैंक कर रहा है। तो उसकी वजह से बेतहाशा आपकी महंगाई में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें जो है कौन मुकर्रर करता है, वो हुकूमत करता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। 2/3 जो इंक्रीज आ रहा है महंगाई के अंदर, जो वजह है उसके पीछे हुकूमत पाकिस्तान खुद है। यानी कि 1/3 आप कह दें कि ग्लोबल इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हैं, मगर अब तो देखिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी घट गई हैं, ये भी पास ऑन नहीं किया जा रहा है, विच इज़ ऑफ कोर्स अनदर IMF कंडीशन जिसकी वजह से हमें देख रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर आपको लग रहा है कि मजीद जो है हालात ख़राब होंगे, बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट का तो हमने पूरे साल का एक 8-9 अरब रखा हुआ था अपना टारगेट, वो तो अभी 5 माह के अंदर ही लग रहा है पूरा हो जाएगा। सो वो पूरे साल का जो करंट अकाउंट का खसारा था, जरा संभल के सुनिएगा, $2.3 अरब का हमारा हदफ था। $2.3 अरब। नहीं, रिवाइज तो मुझे तो डॉक्यूमेंट्स में नजर नहीं आता, बातों में जो मर्जी। इनिशियली बजट के अंदर जो डॉक्यूमेंट छपा हुआ है, जो प्लानिंग मिनिस्ट्री की किताब होती है, पार्लियामेंट में पेश होती है बजट डॉक्यूमेंट्स में, उसमें $2.3 अरब है। 4 माह का जो खसारा है वो है आपका $5.1 अरब। अच्छा, अब जो इसके अंदर नवंबर के जो आदादशुमार आए हैं, आपकी जो दरामदाद हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा $7.85 अरब, तकरीबन $8 अरब की दरामदाद हुई है एक माह के अंदर, सिर्फ एक माह में। आपकी जो बरामदाद है $2.9 बिलियन, $5 अरब का, which is good. I mean, exports का इंक्रीज आप देख रहे हैं, बट आप देखें ना वो रेशो खराब हो रही है, overshadowed by imports. Let's just say that. Yeah. अगर वो 33% इंक्रीज हुआ है तो इंपोर्ट्स आपके इंक्रीज हुए 132% एक माह में, 132%। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं। अब इसका इम्पैक्ट किधर आएगा? जो $5.1 अरब की अब हम बात कर रहे हैं 4 माह की, ये जाके कहीं होगा $7 अरब के आसपास। तो हम बहुत तेज़ी से डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह दरामदाद बढ़ती रही, करंट अकाउंट खसारा काबू में ना आया, बरामदद इसी रेंज में रही, फॉरेन रेमिटेंसेस इसी रेंज में रही, तो हमारे रिजर्व आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आप स्पेस देख रहे हैं हुकूमत के लिए। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो गिर रही हैं। इसी के साथ साथ हम कोल बहुत इंपोर्ट करते हैं, उसकी कीमतों में भी कमी आ गई है। एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव बम्पर क्रॉप्स इन द ईयर टू कम, आपकी वो भी स्पेस बन जाती है। सो कहीं ना कहीं आर यू सीइंग द प्रेशर ईजिंग ऑफ? देखिए, जो बम्पर क्रॉप की कहानी वो तो खुद ये बता रहे हैं कि जो पहले वीट के एस्टिमेट्स थे वो शायद उतने ना आए। शुगर का आपके बेहतर अभी भी एस्टिमेट्स हैं, आपको शुगर जो है वो इम्पोर्ट कम शायद करनी पड़े। लेकिन इसके साथ ये फैक्टर भी जहन में रखिएगा कि अफगानिस्तान की अब जो फूड रिक्वायरमेंट्स है वो पाकिस्तान ने पूरी करनी है। आलमी जो ताकतें हैं वो आपके साथ नहीं खड़ी, अफगानिस्तान के साथ नहीं खड़ी। यस, जो एक सिल्वर लाइनिंग है, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हो रही है और आगे मजीद हो सकती है। दूसरी जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उनमें भी कमी आ रही है, तो वहाँ से हुकूमत को एक रिलीफ मिलेगा। लेकिन वो जो रिलीफ मिलेगा वो आपकी किताबों में तो हुकूमत की मिलेगा, आवाम को इसलिए नहीं मिलेगा कि अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर हुकूमत ने मजीद $16 फी लीटर पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है। उसके साथ साथ जो GST का रेट है वो मजीद 15% ऊपर जाना है। तो कीमतें आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। जब ये प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर आपकी जो है बाकी फिर बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, फिर दूसरी जो फ्यूल कॉस्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। एक साइकिल में चला जाएगा। देख ही नहीं रहे। फरवरी 2022 तक बड़ा क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के लिए। अगर तो हम IMF का प्रोग्राम रिवाइव करवा लेते हैं, which we can realistically, I mean 2 जनवरी तक। You think so? 2 बिल पास कराने, आपने सब कुछ तो आप मान गए हैं, क्या रह क्या गया पीछे? बिल के अंदर
क्या है? 400 अरब रुपए के इजाफी GST के टैक्सेस हैं, जिसका मतलब यह है कि आपके साइकिल से लेके आपकी ज्वेलरी तक हर चीज़ टैक्स होने जा रही है 17% के ऊपर। साइकिल तो मेरा ख्याल है कुछ चंद लोग हैं जो शौक से उसको इस्तेमाल करते हैं, बाकी मजबूरी में करते हैं। ज्वेलरी ठीक है, शौक की बात है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक आपकी वो शादी की एक अहम वो एक प्रोडक्ट है, तो वो भी आपकी महंगी होने जा रही है। बाकी कोई ऐसी चीज़ आप नाम लें सिवाय आपकी फूड आइटम्स को छोड़ के, कुछ फर्टिलाइजर्स आइटम्स हैं और कुछ आपकी एग्रीकल्चर मशीनरी को छोड़ के हर चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स जब 17% पे जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, तो ये आसान नहीं होगा, हुकूमत करवा सकती है, लेकिन उसके लिए इसको नाक से लकीरें निकालनी पड़ेंगी। इसी तरह जो दूसरी चीज़ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अमेंडमेंट बिल, वो एक ड्राफ्ट के ऊपर हमारा जो एग्रीमेंट तो IMF के साथ हो गया है, जो शेप एक ड्राफ्ट की आ गई है बिल की, उसके अंदर बहुत सारी अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत पाकिस्तान खुद नहीं करवाना चाहती। वो मजबूरी में उसने मान लिया है, तो कुछ चीज़ें कैबिनेट में जाके ठीक हो सकती हैं। अगर कैबिनेट ने पिछली दफ़ा की तरह खामोशी से इस दफ़ा भी वो बिल पास कर दिया, स्टेट बैंक वाला पिछली दफ़ा बगैर पढ़े पास कर दिया था इन्होंने। जी बिल्कुल, ठीक है, यू रिपोर्टेड ऑन दैट, तो फिर पार्लियामेंट में जाके चीज़ें थोड़ी सी फंस सकती हैं। टाइट मुझे लगता है इस दफा ऑपोजिशन भी थोड़ी होशियार हो गई है। मुझे अपोजिशन से कोई उम्मीद ना रखिए। अच्छा, मुझे एक गिव मी अ सेकंड क्विकली हफीज पाशा साहब से एक सवाल पूछना है, एंड बिकॉज आयरॉनिकली हफीज शेख साहब को अलविदा किया गया था महंगाई की वजह से। शौकत तरीन साहब जो अभी अपने सेनेट का इंतखाब की रास्ता हमवार कर रहे हैं, आयरॉनिकली ही इज़ नॉट स्टेपिंग अप ईदर, मगर डॉक्टर हफीज शेख साबिक वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। हफीज शेख साहब, आपने बात सुनी, पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज होने जा रही है, GST लगाया जा रहा है, 17% जो है सेल्स टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, IMF के साथ सख्त तरीन कंडीशंस मुतवक्के हैं। आम आदमी, एक आम आदमी जो 20,000 25,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, उसके बजट में कितना फर्क पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू इन द डेज टू कम नाउ? अगर आप ये देखें कि हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो असल प्राइस इंडेक्स है जिसमें ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद हैं, और वो आप ये देखिए कि 18% से ज़्यादा हो चुका है। और अगर तेल की कीमतें ज़्यादा नहीं गिरती हैं और उस पर हमें वापस सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी लगाना पड़ता है 30 रुपए तक, तो आने वाले महीनों में अफरात ज़र की रफ्तार नुमाया तौर पर बढ़ सकती है। और खुदा न खास्ता आपका जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 20-22% तक भी जा सकता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो अगर इतने रफ्तार से कीमतें बढ़ेंगी तो एक शख्स जिसकी आमदनी 25,000 रुपए है, वो अगले कुछ 6 महीने के अंदर उसकी असल में आमदनी जो है वो 5,000 रुपए कम हो जाएगी। हुकूमत प्रोग्राम के तहत सिर्फ 1,000 एक्स्ट्रा दे रही है, खुदा की पनाह। तो गरीब शख्स के आमदनी में 4,000 रुपए की हर महीने कमी होने का खतरा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज पाशा मौजूद था। आपने सुना कि 25,000 कमाने वाला रियल टर्म्स में 20,000 के ऊपर काम कर रहा होगा। शौकत तरीन की केमिस्ट्री कैसी है विद द गवर्नर स्टेट बैंक? इज द टीम ओके? डू दे नो व्हाट दे डूइंग? आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब और नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जा रहा था कि ये आए रोज अरबों का नुकसान कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिसेस एंड रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। इज दैट ट्रू? शौकत तरीन साहब की जो केमिस्ट्री है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डॉक्टर रज़ा बाकर से बिल्कुल ठीक नहीं है, उनकी मिलती नहीं है, और इस चीज़ का वो खुद कई दफ़ा एक्सप्लिसिटली टीवी चैनल्स के ऊपर इजहार कर चुके हैं कि इन्होंने जो उस वक्त 13.25% पे इंटरेस्ट रेट लेके कि वो गलत पॉलिसी थी। एक्सचेंज रेट के ऊपर भी अपने व्यूज़ दे चुके हैं वो। तो अब स्टेट बैंक को आप इंडिपेंडेंट करने जा रहे हैं। शौकत तरीन साहब को उस तरह तो डायरेक्टली रोल नहीं रहेगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हफीज शेख साहब, शौकत तरीन साहब ने जो रज़ा बाकर साहब का किरदार था उसको थोड़ा सा उन्होंने उस पर कदगन लगाई है। पहले बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके खेलते थे रज़ा बाकर साहब, इस्लामाबाद में आकर अपनी पिच पे कराची में तो अभी भी वो खेल रहे हैं, इस्लामाबाद की पिच पे वो इतना फ्रंट फुट के ऊपर आके नहीं खेल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहबाज राना मौजूद थे। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक ब्रोकर्स इन आवर कंट्री अकील करीम डैडी से, क्योंकि गुज़िश्ता 6 माह में स्टॉक मार्केट तकरीबन 4,000 पॉइंट्स गिर चुकी है, बट इन द लास्ट 42 आवर्स दे कॉलिंग इट नथिंग लेस देन अ ब्लड बाथ। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं अकील करीम डैडी, बिजनेस टाइकून हैं, स्टॉक ट्रेडर हैं, फाउंडर चेयरमैन AKD ग्रुप। अकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। गुज़िश्ता 6 माह में स्टॉक मार्केट तकरीबन 4,000 पॉइंट्स गिर चुका है, लेकिन एक ही दिन में स्टॉक एक्सचेंज में 2100 पॉइंट्स का गिरना। सर, आप हमेशा उम्मीद की बात करते हैं, मगर इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे? मैं जो बात कर रहा हूँ इकनॉमी के नंबर्स की, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज जो गिरी है वो IMF की नेगोशिएशन के बाद गिरी है,
गिरने की वजूहत क्या है कि IMF ने आपको तकलीफ दे शराइतें दी। जाहिर बात है आपके पास दूसरा रास्ता नहीं था, आपको उनसे पैसे लेने थे, बहरहाल वो आपने शराइत कबूल कर ली। जो मैं समझता हूँ इनको नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आपके पास नंबर इतने बुरे नहीं थे। अच्छे नंबरों पे आपने वीक नेगोशिएशन की। अब वीक नेगोशिएशन क्यों की कि शायद ये स्टोरी लग रही है कि IMF को कोई दूसरी तरफ से सिग्नल होगा। अच्छा। अदरवाइज जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से, देखें हमें सबसे पहले सवाल क्या होता है, सवाल यही होता है ना कि आपका रेवेन्यू टारगेट अचीव हो रहा है। हमारा तो एक्सीड हो रहा था, अचीव के साथ ऊपर आ रहा था जी। दूसरा, आपके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रेड गैप कितना है। ट्रेड गैप का कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। इशू हमेशा पाकिस्तान में होता है कि आपका रेवेन्यू टारगेट, तो ये हम माशाल्लाह अचीव कर रहे थे। मुझे कतलामी माफ, मगर अकील साहब ये बात आपकी दुरुस्त है, मगर सर हमने देखा है कि पिछले दिनों में 11.5% पे हुकूमत वक्त ने बोरो किया है। नेचुरली मार्केट में एक पैनिक देखने को मिला। ये परसेप्शन जो पाया जा रहा है पाकिस्तान में कि एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो हुकूमत से, गवर्नमेंट से, उसके हाथ से निकलता जा रहा है, क्या मार्केट के ऊपर ये परसेप्शन असरअंदाज हो रहा है? देखिए, लास्ट जो ऑक्शन हुआ है ना, जो कल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी सी नाअहली हुई है। DG डेथ ने कोई अच्छा काम नहीं किया। जब आपके पास ऑफर्स आई हैं तो उस ऑफर्स को आपको वेटिंग एवरेज पे लेना चाहिए था, जो कि 11.25 और 11 के बीच में बनती है। तो ये आधा से 0.25% पैसा शायद ये मैं समझता हूँ उनकी नाअहली कहें या जो भी कह दे, बहरहाल उसकी वजह से हमें ज़्यादा देना पड़ा है, जो कि हमें नहीं देना चाहिए था। तो वो पैनिक, शायद आप ठीक कह रही हैं कि ये पैनिक उसी तरफ से आया है, और वो पैनिक मैं समझता हूँ कि अवॉइड कर सकते थे हम, लेकिन शायद उसको हम अवॉइड नहीं कर पाए, और ये शायद हमें आज मार्केट में भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इन फ्यूचर मैं समझता हूँ इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की गलती काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकती है, जो कि हम आज बिल्कुल ऐसा। मगर सर आप स्टॉक एक्सचेंज के एक बड़े ब्रोकर हैं, आपने ये भी देखा कि 2018 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इमरान खान साहब के हक में बाकायदा नारे लग रहे थे, ब्रोकर्स व ओवर द मून। 3 सालों में ऐसा गलत क्या हुआ है कि वही लोग जो हैं वो अब मायूस तरीन नजर आ रहे हैं, सरमाया ही नहीं कोई लाने को तैयार? देखें, हम 2018 की बात करें, 17 जो हमारा पहला साल था जिसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $13.5 बिलियन पे गया। 18 पे फिर ये करंट अकाउंट हमारा $19 बिलियन पे चला गया। 19 पे हमारा ये करंट अकाउंट $13.5 बिलियन पे गया। 20 पे अगर आप देखें तो 20 पे ये तकरीबन काफ़ी नीचे आया, और 21 हमारा $1.6 बिलियन करंट अकाउंट था। अब 22 के 5 महीने हमारे काफ़ी टफ गए हैं, और बिकॉज ऑफ आपकी जो कमोडिटीज़ बढ़ी थी। लेकिन अगर हम इमरान खान के 3 साल लेते हैं तो ये 3 साल में हम कहीं ये नहीं कह सकते कि इनकी इकनॉमी पॉलिसी की वजह से हमारी इकनॉमी में प्रॉब्लम आया है। मैं ये समझता हूँ हमने इकनॉमी कंडीशन काफ़ी बेहतर कर ली थी। अगर हम अपने कॉर्पोरेट रिजल्ट उठा के देख लें, हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ उठा के देख लें, हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को उठा के देखें, तो ये सारे नंबर बेहतर थे। लेकिन इस वक्त जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये हमारे मुश्किल महीने हैं। ये 3 साल में शायद हमने कुछ भी नहीं खोया था, लेकिन इन 5 महीनों में हमने कुछ टैकल भी नहीं किया, और उसकी सिर्फ एक वजह है, ये IMF की नेगोशिएशन, और ये सिंगल वजह की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मुश्किल में आ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये मुश्किल ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी इंशाल्लाह ताला। सर मगर डैडी साहब, अभी फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 माह में ही हम देख रहे हैं करंट अकाउंट खसारा जो है वो $5 अरब से तजावुज़ कर गया है। यानी कि खर्चा तो करंट अकाउंट खसारा ये है कि सिर्फ 5 माह में ही पूरे साल का जो तखमीना और टारगेट रखा गया था वही पूरा हो जाएगा पहले 5 साल में, विच इज़ वेरी वरीइंग। तो सर पहली दफ़ा हमारी तारीख के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी इम्पोर्ट जो हैं वो भी $7 अरब से तजावुज़ कर रही हैं। तो ग्लोबल महंगाई के होते हुए भारत की मिसाल भी तो है ना। इंडिया में कैसे 4% रेट है और हमारे यहाँ फिर क्यों 12% है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, भारत को IMF तंग नहीं कर सकता। अच्छा। उनके अपने मुल्क में उनकी पॉलिसी जो है ना वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे मुल्क में
हर आदमी पैसे बना भी रहा होता है, उसको सब्सिडी भी चाहिए होती है और गवर्नमेंट भी घुटने टेक देती है। मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को इस सब्सिडी से निकलना होगा, हमारे भी नंबर अच्छे हो जाएंगे अगर ये बिला वजह की जो अब सब्सिडी दे देते हैं। अब मुझे एक बात ये बताएं कि LNG जो कि आपने अभी मंगवाई है, आज $30 है स्पोर्ट्स रेट और आपने प्रॉमिस किए हुए कि $6.5 में आप देंगे, तो मुझे ये बताएं कि आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। अननेसेसरी सब्सिडीज अवॉइड करनी है फॉर डीप पॉकेट्स, आई गेट दैट सर। मुझे मुख्तसरन बता दीजिए, आपने मुस्लिम लीग नवाज दौर में भी स्टॉक मार्केट का कारोबार किया, तो इस वक्त इतनी ज्यादा गिरावट उस वक्त नहीं आई थी कि जो हम अभी देख रहे हैं। तो हमारी तो स्टॉक एक्सचेंज तो दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज मानी जा रही थी। हुकूमत बहरहाल हमें हमेशा ये बताती है कि वो तो बदतरीन दौर था, आप क्या समझते हैं? देखें, इक्विटी मार्केट ने परफॉर्म किया था नवाज शरीफ के दौर में, इसमें कोई शक नहीं है। 53,000 का हाई भी बना था, लेकिन इसके बाद हमने 40,000 को भी टच करते हुए देखा था। तो अभी भी PTI की गवर्नमेंट ने जब से हुकूमत संभाली है, मार्केट हम ये कह सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट अभी भी प्लस पे है, लेकिन जाहिर बात है कि हमारा रुपये का जो डिवैल्यूएशन होना, ये फॉरेनर्स के लिए पैनिक की बात होती है। दुनिया में इन्वेस्टर उस मुल्क में कम जाता है जहाँ डिवैल्यूएशन ज़्यादा होता हो, क्योंकि वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रुपये वीक होता है तो उनको बगैर ट्रेड के नुकसान हो जाता है। तो इस दफ़ा हमने डिवैल्यूएशन फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा होते हुए देखा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी खराब हुआ है, फिर मार्केट के वॉल्यूम जो कम हुए थे। शुक्रिया। हमारे साथ अकील करीम डैडी साहब मौजूद है, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। हुकूमत वक्त ने ठान ली है कि अगला इलेक्शन तो होगा ही होगा EVMs पे। क्या इलेक्शन कमीशन भी राजी है? क्या एक बार फिर हिज़्ब इख्तिलाफ को भी लाइन टो करनी होगी, क्योंकि और ऑप्शन बारहा मौजूद नहीं। आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने 6 दिसंबर को कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर रखा था। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ इजलास को ब्रीफिंग देंगे, मगर अपोजिशन की तमाम जमातों ने हुकूमती रवैये के खिलाफ बतौर एहतजाज इस इजलास के बॉयकॉट का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, एलामिया में कहा गया है कि अपोजिशन जमातों ने आइन, कानून, कौमी सलामती और अवामी अहमियत के हामिल तमाम इशूज़ पर हमेशा निहायत जिम्मेदाराना और संजीदा कौमी तर्ज अमल का मुजाहिरा किया है। कौमी सलामती के इजलास में वजीर आजम की अदम मौजूदगी के बावजूद अपोजिशन ने अहम कौमी मामलात पर बुलाए जाने वाली ब्रीफिंग्स और इजलासों में न सिर्फ भरपूर शिरकत की, बल्कि मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन और पार्लिमानी लीडर्स ने अपनी तजावीज़ भी पेश की। मगर पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में अहम कवानीन को बुलडोज करने के हुकूमती रवैये और अहम आइनी, कानूनी, कौमी और सलामती से मुतल्लिक अमूर पर मुसलसल आमिराना तर्ज अमल की वजह से इन कैमरा ब्रीफिंग के बॉयकॉट का फैसला किया गया है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लियामान को रबर स्टैंप करार देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पार्लियामान में अहम दाखिली और खारजी, कौमी और अवामी अमूर को ज़ेर बहस लाया ही नहीं जा रहा। इन कैमरा ब्रीफिंग से मामलात को चलाया जा रहा है। पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी का इजलास एक ऐसे वक्त में बुलाया जा रहा है कि जब अपोजिशन पहले ही पार्लियामान में की गई कानून साजी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें टू बी स्पेसिफिक, उसका इस्तेमाल और महंगाई को लेकर हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही हैं। नाज़रीन, अपोजिशन IMF और सऊदी अरब से किए गए मुआहिदों को ऐवान में ना लाने पर भी भरम है। कानून साजी का अहम तरीन मरहला हो या फिर खुफिया मुआहिदे, पार्लियामान को एतमाद में ना लेने के हुकूमती रवैये ने अपोजिशन और हुकूमत में एक वाज़ेह लाइन खड़ी कर दी है। मुशावरती अमल के फुकदान और अपोजिशन को खातिर में लाने की बजाय आज भी वजीर आजम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल हुकूमती मेंबरान को हदायत दे रहे थे कि अपोजिशन के करप्शन केसेस को हाईलाइट किया जाए। हुकूमती मेंबरान ने वजीर आजम के सामने करप्शन से मुतल्लिका मामला जो है उनको हाईलाइट करते हुए बताया कि इन सारे इशूज़ के ऊपर ब्यूरोक्रेसी पर रुकावट उनकी तरफ से आती है। ये कहा गया कि हम जितने करप्शन मामलात को हाईलाइट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी उन्हें दबा देती है। खिंचाव की इस सियासत में अब मामला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाब का है। वफाक ने EVMs की कानून साजी के जरिए अगले इलेक्शन की राह हमवार कर ली है। हुकूमत जिसे इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर एतराज़ थे, टेक्निकल कमेटियां बनाने के बाद हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन के किरदार से खासी मुतमईन नजर आ रही है। वफाक की तर्ज पर अब पंजाब ने भी बल्दियाती इंतखाबात EVMs में कराने का फैसला कर लिया है और शायद आने वाले दिनों में हमें ये सब कुछ होते भी दिखाई दे, क्योंकि अपोजिशन इनइफेक्टिव ही नजर आ रही है। बात करते हैं, हमारे साथ
मौजूद है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान हैं मरियम और नवाज शरीफ साहब के। ज़ुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो अभी आपने सुना पहले सेगमेंट के अंदर भी आपको जनरली सहाफ़ती बरादरी के अंदर हिज़्बी इख्तिलाफ़ को नाअहल इनफेक्टिव समझा जा रहा है। अब आप ये देख लीजिए, आपने जिस तरह हफीज़ शेख को काम करने से रोका था कि वो आईनी तौर पे काम नहीं कर सकते थे, 16 अक्टूबर से शौकत तरीन साहब इफेक्टिवली कानूनी एतबार से कोई बड़ी कमेटी हेड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ऊपर उमर अयूब साहब को दिखावे के लिए बैठा दिए, नीचे सब कमेटी बना दी गई है जो हेड कर रहे हैं। यानी कि हर इकोनॉमिक फैसला इस मुल्क में टेक्निकली स्पीकिंग इलीगल हो रहा है। बड़ा चुप है आप लोग। नहीं, चुप नहीं है। एक तो मेरा ख्याल है जिस दिन 16 अक्टूबर के दिन या उससे एक दिन पहले मैंने उस दिन ट्वीट किया था कि हुकूमत को कोई होश है कि 16 अक्टूबर को वजीर खजाना नहीं रहेंगे, एंड ही वाज सिटिंग इन वाशिंगटन नेगोशिएटिंग विद IMF। अब आपके ट्वीट से ऑपोजिशन काम कराएगी? मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप जो कह रही हैं हमें आप ही के हक में फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लेके जाइए, उनके फैसलों को इनफेक्टिव करार दीजिए, वावेला क्रिएट करें। वावेला क्रिएट करने का एक उसका टेक्निकल इशू है, इसका लीगल इशू है। आपने कहा ना इन इफेक्ट वो नहीं है फैसला साजी, बट वो उसका लीगल कवर उन्होंने कर लिया ना कि ECC में बिठा दिया चेयरमैन उसको, उमर अयूब को, तो लीगली दे आर कवर्ड, मॉरली दे आर नॉट। नीचे हाइब्रिड, नो मॉरली नहीं, नीचे जो हम फैसले लीगली आप कह रहे हो जब हम कोर्ट में जाएंगे तो वो कोर्ट में कहेंगे उमर अयूब है ना। किस हाइब्रिड निजाम को आप अवॉइड करते हुए अब कौमी सलामती की भी इन हाउस ब्रीफिंग नहीं चाह रहे? बिल्कुल सही कर, बॉयकॉट कर, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक पहली बात तो ये है कि माजरत के साथ जितनी भी ब्रीफिंग्स हुई हैं उसमें वजीर आजम नहीं आते, दैट शोज कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर ये कहना कि ब्रीफिंग की या वजीर आजम की, दोनों की। अच्छा चले, आपने वाजे कर दिया, बट वजीर आजम का ना आना मीन्स कि ही इज इनडिफरेंट टू नेशनल सिक्योरिटी इशूज, ही इज इनडिफरेंट ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिंबलिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल सिक्योरिटी पर अगर ब्रीफिंग हो रही है जिसमें आर्मी चीफ आ रहे हैं, ISI चीफ आ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, तो उसमें सबकी मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप की प्रेजेंस होना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वज़ीर आज़म का ना आना मीन्स कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, या वो समझते हैं कि ऑपोजिशन जो वो कहते हैं कि मैं तो ऑपोजिशन से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करता, तो फिर ब्रीफिंग किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, मोहित यूसुफ साहब जिसका आपने जिक्र किया कि वो ब्रीफिंग देंगे, इज़ अ गुड पर्सन एंड आई लाइक हिम पर्सनली, बट आई थिंक वो ही इज़ लॉस्ट हिज वे। अगर वो समझ रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ जो एग्रीमेंट पाकिस्तान ने साइन किया $3 बिलियन का, और जिन शराइत पर किया है, और वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, और बल्कि वो समझ रहे हैं उनके मुताबिक जो वो बोलते हैं पब्लिक में कि पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी इज सो वेल सेफ गार्डेड। मेरा ख्याल है जो IMF का एग्रीमेंट है और जो सऊदी अरेबिया का ख़ास तौर पर जो एग्रीमेंट है, दैट जस्ट सेज इट ऑल कि कितनी खराब स्पेस सीड कर दी TLP के केस में तो आपने घुटने टेके थे ना, इसमें तो आप लेट गए हैं बिल्कुल। तो आपका काम है कि आप अंदर जाके चैलेंज करें, आप सवाल उठाएं जो इसके खिलाफ कोर्ट में तो नहीं होता ना। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, शायद खान अब्बासी ने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इज नॉट द पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, पार्लियामेंट के बाहर बोलते हैं, अभी आप बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हल है ही नहीं ना। हल तो है कि वो फोरम जिधर से लेजिटिमेसी मिलती है, PTV पर अटैक करते हैं, नहीं सर, आप बिल्कुल बरअक्स बात कर रहे हैं मेरी बात से। मैं कह रही हूँ पार्लियामान के अंदर जाके भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। आप बॉयकॉट कर रहे हैं सेशन को, एतराज़ात उठाएं। सेशन को बॉयकॉट बिकॉज़ एक तो इन कैमरा है, ठीक है ना, और उसकी रिपोर्टिंग फिर हुकूमत अपनी मर्जी से जो आप उस पर सियासत नहीं कर सकेंगे, इन कैमरा ये मसला है। सियासत करना, हम सियासी पार्टी है, कमाल कर रही है। आप जर्नलिज्म करती है तो खुल के करती है ना, ये तो नहीं कोई कहता कि कैमरा नहीं होगा। जर्नलिज्म में भी सर पॉजिटिव, नेगेटिव, येलो जर्नलिज्म, गुड क्रेडिबल जर्नलिज्म भी है ना, सियासत भी अच्छी भी है, बुरी भी है। अगर आप इदारों को सर, अगर आप इदारों को मुतनाज़े बनाएंगे और उसको कहेंगे हमारा काम ही है, तो आपका काम ये नहीं, आपका काम है गवर्नमेंट अंदर जाके लेजिस्लेशन में हिस्सा डालें, सवाल उठाएं सर। हो गया, आप बॉयकॉट कर रहे हैं, which is the wrong decision I feel। नहीं, it is the right decision because पहली बात तो ये मैं आपको बताता हूँ उसका होता क्या है। जब आप ये इस माहौल में ब्रीफिंग देते हैं ना, तो उसमें आप डिबेट का उनसर बिल्कुल निकाल देते हैं। वही अंदर तो डिबेट हो सकती है, अंदर भी नहीं होती ना, नहीं होती माहौल। भाई पार्लियामेंट की डिबेट और नेशनल ब्रीफिंग की डिबेट इज अ डिफरेंट थिंग, जिसमें देखिए सांप सूंघा होता है सबको। सुने नहीं, मैं किसी डिबेट उसमें नहीं था, बट आर्मी चीफ के साथ आप वो पार्लियामेंट्री डिबेट तो नहीं होती ना, वो डिबेट तो नहीं होती जिसमें आप डिबेट होती है अंदर। अब आप उस तरह से तो नहीं जिसमें हम भरपूर अंदाज में ये कहें, और जो हमें है कि हुकूमत की जो पॉलिसी थी अफगानिस्तान के मुतालिक, फॉर एग्जांपल जिस पर ब्रीफिंग दी गई है और शायद इस दफ़ा भी उस पर दैट विल बी द सेंट्रल फोकल पॉइंट,
क्या नेशनल सिक्योरिटी? नेशनल सिक्योरिटी इज कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज। अगर आपकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी तो व्हाट इज लेफ्ट फॉर नेशनल सिक्योरिटी? जब आप तनख्वाहें नहीं पे कर सकते, डिफेंस बजट नहीं मैनेज कर सकते, जब आप गवर्नमेंट के की सैलरीज नहीं पे कर सकते, तो नेशनल सिक्योरिटी तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर दी है। अब क्या बंदूकों से और मिसाइल से तो नहीं होती है? ये स्नोबॉल इफेक्ट है ना, दिस इज नॉट जस्ट पीटीआई सर, डोंट गेट इट इज पीटीआई, इट इज नॉट जस्ट पीटीआई, इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट विद इकोनॉमी सर। 85% आपके टैक्स कलेक्शन का अगर आपका फकत जो है वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है, ये सिर्फ पीटीआई नहीं है, ये पीछे का मलबा भी है। आई एम नॉट सेइंग दे मेक एक सेकंड 85%, एक सेकंड वो 85% अगर आज है तो आज से 3 साल पहले कितना था? आर वी मूविंग द बेटर डायरेक्शन और मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अब आपका आगे बढ़ने के लिए लाहे अमल क्या है सर? इन लोगों ने 33 लेजिस्लेशन और कानून जो बोल, हमारा लाहे अमल क्या है? हमारा लाहे अमल क्या है? जो हमारा ऑपोजिशन का आईनी जो एक फर्ज है वो है कि हुकूमत पर नुक्ताचीनी करना उस हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ हैं जिससे अब 22 करोड़ अवाम सफ़र कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ख़ासतौर पर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो बात कर रहे हैं, उसकी निशानदेही करना, उसको तनकीद का निशाना बना, उसकी भरपूर मुखालफत करना हर फोरम पर, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के बाहर है। एंड आई थिंक हम बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। आप लोगों ने जरूर रोल प्ले किया है। कामयाबी का पैमाना क्या है जांचने का कि आप अपने आप को सक्सेसफुल किया? अगर मुझे इजाजत दें सर, हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को मना लिया, पहले अपने 33 कानून पास करवाने के लिए ईवीएम्स के ऊपर अभी काफली को राजी कर लिया है। पंजाब के अंदर भी कानून साजी ईवीएम्स को यकीनी बनाने के लिए उसके इस्तेमाल को 33 बिल्स जो हैं वो अपने बुलडोज करा लिए, दे वर सक्सेसफुल। सारे काम वो अपने आराम से करा लेते हैं। आपका पैमाना क्या है सक्सेस का? आज तो फवाद चौधरी कहते थके हुए पैमानों का इज्तिमा है पीडीएम, गलत क्यों कह रहे हैं? पहली बात सड़क पे आप फेल, अंदर आप फेल। उनके पास मेजॉरिटी अपने इत्तेहादियों को मनाना जो है ना, पाकिस्तान में अगर पीएमएलक्यू एक सिर्फ एग्जांपल दे दूं, पीएमएलक्यू वो क्यों नहीं वोट डालेंगे फाइनली जाके इस हुकूमत के फेवर में, रादर देन गोइंग इनटू एन अनसर्टेन? अगर वो वोट ना डालें तो हुकूमत गिर जाएगी ना। व्हाट इज देयर फॉर पीएमएलक्यू इन द फ्यूचर? इतना रिस्क मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कह रहा कि दे आर फिनिश्ड, बट व्हाई वुड दे टेक दैट रिस्क? प्लीज अंडरस्टैंड, वो दे आर बेनिफिशियरी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट। आप लोग इस्तीफे देना नहीं चाहते, सड़क के ऊपर आना नहीं। कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि टीएलपी तर्ज का धरना देंगे। आई मीन फ्रॉम एन एजुकेटेड मैन लाइक योरसेल्फ, डू यू सपोर्ट दिस? ये डिस्कस हुआ है अंदर? टीएलपी तर्ज का क्या मुझे भी नहीं पता, आप समझाएं सर। आपके सीनियर पंजाब के हेड बोल रहे हैं कि उन्होंने ये कह दिया 4-5 बंदे घूमने हैं सड़क पे, क्या करना है? पहली बात ये कि धरना उसे धरना टीएलपी तर्ज का तर्ज क्या है मुझे पहले ये समझा दें। तो आप कह रही है कि मुझे नहीं पता, तो आप कह रही है कि उन्होंने ऐसी बात टीएलपी मॉडल को उन्होंने कहा। टीएलपी मॉडल एक तरफ, तो आप कह रही हैं टीएलपी के साथ हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त काम किया है कि मैंने कहा है अभी, मैं आपसे बात कर रही हूं टीएलपी मॉडल क्या है? टीएलपी मॉडल क्या है मुझे ये समझा दें। टीएलपी मॉडल जो है उसके मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन हो सकती है। आपकी पार्टी में? नो, वी विल नेवर डू व्हाट एग्जैक्टली टीएलपी डिड। दे स्टार्टेड विद किलिंग पुलिस पीपल। हम बिल्कुल उसके फेवर में नहीं है। हमने एक ईंट भी नहीं फेंकी, हमने एक पत्थर भी नहीं फेंका। वी हैव बीन आउट इन द स्ट्रीट्स फॉर मोर देन अ ईयर। कोई एक एग्जाम्पल नहीं है कि हमने गमला भी तोड़ा हो। सो प्लीज, टीएलपी और हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, धरना जिसको आप धरना कहते हैं कि रोड पर बैठ जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर बैठ जाए, वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, वो हमारा आईनी हक भी है और वो हम समझते हैं कि हमें करना भी चाहिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो बिल्कुल करना चाहिए हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए, लेकिन दैट्स वन पार्ट ऑफ द प्रेशर टेक्टिक्स। ये नहीं हो सकता टीएलपी मॉडल बिल्कुल भी नहीं रेप्लिकेट किया जाएगा। बिल्कुल, हम किसी पुलिस वाले को नहीं मारेंगे, किसी ऐसी चीज को नहीं करेंगे जो कानून की खिलाफ वर्जी हो। कानून की खिलाफ वर्जी, टीएलपी टोटल कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, हम नहीं करेंगे। आप समझ रहे हैं कितनी हक्का बक्का होगी हिज़्ब इख्तिलाफ? राना सनाउल्लाह उधर फायर कर रहे हैं, आप इधर फायर कर रहे हैं, एक दूसरे को आप वो कह रहे हैं टीएलपी मॉडल, आप कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं करेंगे। टीएलपी मॉडल से उनका मैं 100% अगर वो वजाहत भी करेंगे, कोई मॉडल पाकिस्तान की भरपूर खूबसूरत रंगीन तारीख में नहीं मिला जो वो टीएलपी का मॉडल का जिक्र कर रहे हैं। हमारे पास है ना पीटीआई का धरना। हां, तो वही दे देते टीएलपी मॉडल से तो बेहतर है ना। इंस्टीट्यूशंस एक बिल्डिंग्स के अंदर अटैक करना, आपने रद्द कर दिया। एक सेकंड, सड़कों पे बैठना इज वेरी मच एन ऑप्शन, पर अटैक करना, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स की धुनाई करना, मीडिया हाउसेस में जाके पथराव करना, वो नहीं है हमारा मॉडल। इस्तीफे ऑप्शन है? इस्तीफे हमेशा ऑप्शन रहे, अभी भी ऑप्शन हमेशा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑप्शन होता है और रहेगा और अब भी है। लेकिन एक तहरीके अदम एतमाद भी हो सकता है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड जो हम हमेशा से कहते हैं, जो पीएमएलएन की पॉलिसी है, एक तो हम
ने एक चीज़ सीखी 90s की पॉलिटिक्स से कि सिंपली किसी दूसरी हुकूमत को गिराने से आप पाकिस्तान के मसाइल नहीं हल होते, ना आपके लिए बेहतरी आती है। हाँ, आपको हुकूमत मिल जाती है, लेकिन क्या वो उस हुकूमत में हम डिलीवर कर सके थे? क्योंकि फिर आप ये कंटिन्यूस माहौल, आप आएंगे आपको गिराने के लिए कोई आ जाएगा। वी वॉन्ट अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हम समझते हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हम समझते हैं कि ये 2-3 महीने का हर दफ़ा ये जो गोली देते हैं कि आगे 2-3 महीने में कुछ हो जाएगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, थिंग्स आर गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। आई अंडरस्टैंड, भाई इंतखाबी इस्लाहात में आप अपना पुर्जा तो डालते नहीं है, आप पार्लियामान का बॉयकॉट करना चाह रहे हैं। अगर आप इमरान खान की आप समझ रहे हैं हवा में हो जाएगा सर, अगर ये सब हम बातें ना कर रहे हो ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मीडिया में जाके बैठे या प्रिंट मीडिया में, इमरान खान इस वक्त मस्ट बी द मोस्ट लेट मी से वरीड मैन और समवन हु इज थिंकिंग कि मैंने क्या अचीव करने के लिए आया था और मैं कहां बैठा हुआ हूं, और मैं गोलियां सुन के अपने मिनिस्टर्स की। शेख रशीद कह रहे शुक्र अदा करने के लिए उनको लेकिन अब इमरान खान ने पिछले 24 नकम्मी और नाअहल ऑपोजिशन पिछले 24 घंटे में इमरान खान ने सबसे ज्यादा महंगाई के नंबर्स देखे होंगे, सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स देखे होंगे, टी बिल्स के सबसे ज्यादा, मतलब हर चीज जो उन्होंने लास्ट क्वेश्चन सर, आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में इतराफ किया था कि दूसरी जो ऑडियो वीडियो थी वो उन्हीं की है, मरीम नवाशी साहिबा की। आज शहबाज गिल साहब कह रहे थे एक नई वीडियो आ रही है मरीम साहिबा की, ऑडियो वीडियो, कुछ पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मतलब ये हुकूमत अगर ये बैठ के काम कर रही है तो अब सब कुछ हो गया, डिलीवरी में फेल हो गए, करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं, सब मार्केट्स तबाह बर्बाद हो गए हैं, तो अब उनका एक ही सहारा होता है कि किसी तरह से कोई ऐसी ऑडियो आ जाए कि जिससे मरीम नवाज का नाम खराब हो। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। तो मेरा ख्याल है हुकूमतों का काम होता है फोकस करना डिलीवरी। ईवीएम्स के ऊपर इलेक्शंस होने देंगे अभी बल्दियाती इंतखाबात के और ज़िमनी इंतखाबात के? मैं तो बिल्कुल 100% आपको लिख के यहाँ दे के जा रहा हूँ, और ये वो वाला नहीं मैं कह रहा कि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रखना। बल्दियाती इंतखाबात में तो कोई चांस ही नहीं है, 2023 इलेक्शंस में कोई चांस नहीं है। इट्स सच अ जायजेंटिक टास्क। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं कि कोई चांस ही नहीं है कि मार्च में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में ईवीएम्स का इस्तेमाल हो या फिर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में इस्तेमाल हो। नाज़रीन, आपको जाते जाते बताते चले कि लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल बद से बदतरीन होती चली जा रही है। लोगों ने वज़ीर आला, मुंतज़िम आला बुज़दार साहब के लिए सोशल मीडिया के ऊपर पैगामात छोड़ने शुरू कर दिए हैं। सिविल सोसाइटी जो है वो मुतहर्रिक होना शुरू हो गई है। क्या सूरत हाल है, मुलाहिज़ा कीजिए और फिर इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी पीर को। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। बागों का शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़र सेहत है। हालात में लाहौर पर छाई शदीद धुंध से लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए।